वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव गोज ऑन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानते हैं उनके आरपी को लेकर लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के बारे में कि कैसे वो उन्हें फेस कर रहे हैं, और वो बताएंगे अपने आरपी के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसी कड़ी में आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से जिनको आरपी भी है। हम जानेंगे उनसे कि आरपी के बावजूद कैसे उन्होंने इस फील्ड को चुना और कैसे वो अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो स्वागत करते हैं चेतन सोनी जी का, जो कि गांधीधाम गुजरात से हैं। वेलकम चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और रेडियो उड़ान टीम को ये प्रेरणादायक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिससे ये आरपी से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले, इस तरह का ये प्रेरक कार्य कर रहे हैं। इस बदल आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर, हम जानना चाहेंगे अभी आप किस फील्ड में हो? जी, मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ और मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है यहाँ गांधीधाम में, और साथ साथ पेशेंट के यहाँ जो भी आ नहीं सकते पेशेंट, उनके वहाँ घर पे जाके भी ट्रीटमेंट करता हूँ। चेतन जी, आपको आरपी की शुरुआत कब से हुई? दरअसल शुरुआत में मेरा जब बर्थ हुआ तब तो कोई खास डिफेक्ट कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि मेरा जो आंख का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही, तो इसलिए कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैं करीब 3 महीने का हुआ तब मुझे जैसे कोई आम बच्चों को जैसे कोई चीज दिखाते हैं लोग, उस तरह से कोई चीजें खिलौना वगैरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा नहीं ठीक से। तब मेरे पेरेंट्स को कुछ डाउट हुआ कि ये कुछ दिक्कत है इसके साथ, तो डॉक्टर के पास लेके गए और तब मेरा ब्लाइंडनेस डिटेक्ट हुआ। और कुछ सालों बाद ये डिटेक्ट हुआ कि ये ब्लाइंडनेस जो है वो आरपी की वजह से है। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आमतौर पर आरपी के पेशेंट्स जो हैं उनकी जो दृष्टि है वो धीरे धीरे जाती है, लेकिन मुझे शुरू से ही कोई फंक्शनल विजन यानी उपयोग में आ सके ऐसी तो दृष्टि थी ही नहीं। हाँ, लाइट परसेप्शन जरूर था और अभी भी है। तो ये जो एक आरपी के जो कई सारे प्रकार हैं, उनमें से ही एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें शुरुआत से ही कोई खास विजन नहीं होता, मुझे वही है। आरपी का जो रेयर केस होता है वो आपको है, जिसमें शुरुआत से ही विजन लॉस हो जाता है। ये जो आरपी का जो रेयर फॉर्म है वो मुझे है, जिसको आजकल एलसीए के नाम से जाना जाता है। एलसीए, इसको आरपी E65 भी कहते हैं। इसका अभी 2 साल पहले एक लक्सटर्ना करके ट्रीटमेंट भी आया था जेनेटिक डिफेक्ट का, जी, जिसमें जेनेटिक ट्रीटमेंट निकाला था इसको। तो उसमें कह रहे थे कि इसको स्टेबल या इसको क्योर कर सकते हैं उसमें। पर इसमें आमतौर पे देखा गया है चेतन जी, इसमें बचपन से ही विजन कम होता है या लाइट परसेप्शन होता है, या जैसा आपके केस में था। तो इसमें स्टेबल का तो क्या फायदा रहेगा इस ट्रीटमेंट से, क्योंकि पहले से ही विजन नहीं है पेशेंट को? हाँ, उसका कोई फायदा वैसे नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो स्टेबल है उसको अगर बढ़ाया भी नहीं जा सके तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज है, क्योंकि पहले से ही इस आरपी के अंदर पहले से ही विजन बहुत लॉस हो जाता है स्टार्टिंग में ही। जी, स्टेबल का तो फायदा तब हो जब पेशेंट का विजन काफी बचा हो, उसे स्टेबल कर पाए। हाँ, उससे जो विजन लॉस है वो प्रिवेंट कर पाए, तभी इस चीज का फायदा होता है। और वो भी उन लोगों को जिनको विजन धीरे धीरे जा रहा होता है और जितना भी है उतना प्रिजर्व हो सके, तभी इस चीज का फायदा है। इस चीज में जैसे ये जो दावे किए जाते हैं कई बार, उसमें भी कई बार डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हुई, आपका बचपन कैसे गुजरा आरपी के साथ? देखिए, हुआ ये कि जब मैं करीब 3 महीने का था तब मेरी ब्लाइंडनेस का पता चला। तब काफी कुछ इधर उधर घूमना हुआ ट्रीटमेंट के सिलसिले में और क्योर करने की कोशिश में। और जैसे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर घूमे, और विजन वापस लाने में या तो विजन लाने के चक्कर में
शुरुआत के कुछ वर्षों तक मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई थी और करीब 10 साल की उम्र में मैं स्कूल गया। जब ये बात तय हो गई कि मुझे विजन आने वाला नहीं है अभी, तो तब मैं जो स्पेशल स्कूल है वहां पर गया मैं, जहां पर मैं मेरी कुछ 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई हुई और साथ साथ जो बेसिक जो एक ब्लाइंड के लिए जो जरूरी है स्किल्स, जैसे ब्रेल है और बेसिक मोबिलिटी है, तो वो सब मैंने वहां पर सीखा और 5th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई वहां पर हुई। फिर मैं देखता रहता था, क्योंकि देखिए स्पेशल स्कूल्स में जिस तरह की पढ़ाई होती है, और मैं वेकेशन में घर पे भी आता था, मेरी सिस्टर भी है जो मुझसे 2 साल बड़ी है, तो उनको और उनकी फ्रेंड्स को पढ़ाई करते हुए देखता था, तो मुझे भी कुछ ऐसा लगता था कि कहीं पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और काफी सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पर स्पेशल स्कूल्स में नहीं हो पा रही है। तो उस समय भी मुझे ऐसा लगा था और इस तरह के कुछ इश्यूज थे जिसके कारण मैंने स्पेशल स्कूल छोड़ दिया और जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ ही मेरी पढ़ाई फिर आगे बढ़ी। तो 6th से लेकर 10th तक मेरी पढ़ाई उस स्कूल में हुई जहां पर अपनी तरह का मैं अकेला ही था। अच्छा जी। फिर बस 6 से 10th स्टैंडर्ड तक आप साइटेड स्कूल में पढ़े, जहाँ साइटेड बच्चों के साथ। तो वहाँ आप अकेले विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी, जहाँ पर मैंने स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की, वो भी नजदीकी था उस टाइम, तो थोड़ा सा उनसे हेल्प ले लेता था। कुछ रिसोर्सेज जैसे ब्रेल टीचर्स वगैरह जो होते थे, वो मुझे एग्जाम में थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे क्वेश्चन पेपर तैयार करने में और आंसर शीट को ब्रेल से इंक में ट्रांसक्राइब करने में। फिर बाद में 8th से 10th तक मैं अपने होम टाउन आ गया, जहाँ पर मैं गांधीधाम में रहता हूँ। तो वहाँ से जो स्पेशल स्कूल है वो काफी दूर होता था और तब तक तो ब्रेल वगैरह में काफी मेरी स्किल अच्छी थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो यहाँ पर ही ऐसी अरेंजमेंट सेपरेट हो जाती थी एग्जाम के वक्त, और मैं ब्रेल में आंसर लिख लेता था और पढ़ के जो टीचर थे उनको सुना देता था। फिर ऑब्वियसली बोर्ड की एग्जाम वगैरह तो स्क्राइब के साथ ही होती है और उसी तरह से। मतलब स्कूल से आपको पूरा सपोर्ट मिला? स्कूल से तो पूरा सपोर्ट मिला ही, साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे, आमतौर पर ये देखा जाता है कि उस उम्र में बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है और वो लोग कई बार टीज करते हैं। ये सारी कंप्लेंट्स काफी मैंने कई लोगों से सुनी है, लेकिन मेरे साथ तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता था कि स्कूल की ओर से कई बार पिकनिक होती थी, तो मुझे उन दिनों में ये लगता था कि पिकनिक अगर मैं जाऊंगा उनके साथ तो वो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मुझे संभालने में टाइम जाएगा। लेकिन वो लोग यही बोलते थे कि तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे करके, और इस तरह से पूरा मतलब फ्रेंडली बिहेवियर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर है तो फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में तो मदद मिल ही जाती है। विजुअली इम्पेयर्ड को यही चाहिए, लोगों से सपोर्ट चाहिए, तभी वो अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, चाहे वो फैमिली का हो, स्कूल का हो, फ्रेंड्स का हो। इस बारे में मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ। तो चेतन जी, जैसा कि आपने बताया आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपने इस लाइन में आने की कैसे सोची? क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। बिल्कुल। तो दरअसल बात ये थी कि जैसा कि मैंने बताया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता देख मैंने स्पेशल स्कूल के बदले आगे की पढ़ाई 5th के बाद नॉर्मल बच्चों के साथ की। तो वहां पर क्या हुआ कि एक टीचर कोई पीरियड के दौरान कुछ ऐसी बात बोले। बात क्या निकली, कुछ हमारे जो उपवास वगैरह जो होते हैं उसके बारे में निकली। तो बात ये निकली कि वैसे तो धार्मिक तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते थे। अच्छा, वैसे भी पहले से ही मेरा नेचर थोड़ा जिज्ञासा वाला ज्यादा नेचर रहा, और इस तरह की बात कर विज्ञान के प्रति मेरा आकर्षण एकदम बढ़ गया। तो फिर मुझे बहुत तरह के कुछ ना कुछ, हर एक जो कुछ भी मैं आसपास देखता था, इसको लेकर बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे विचार आने लगे मुझे।
जो आमतौर पर विज्ञान से जुड़े लोगों को आते हैं, तब मुझे लगा कि देखिए हर एक व्यक्ति का जो दिमाग है वो अलग अलग दिशा में आगे बढ़ता है। कोई आर्ट में अच्छा करता है, कोई म्यूजिक में अच्छा करता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, किसी को एक्टेंसी वगैरह में ज्यादा महारत हासिल होती है। तो इस तरह मेरा जो दिमाग है वो विज्ञान की ओर बहुत ज्यादा दौड़ता है। और उस 6th और 7th में मैं जब उस दौरान जो मेरी पढ़ाई हो रही थी, उसी दौरान मैंने तय किया कि मुझे विज्ञान में ही आगे जाना है, और जिस दिशा में अपना जो दिमाग है सबसे ज्यादा चलता है उसी दिशा में जाना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में आते आते मुझे ये लगा कि मुझे चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस में ही जाना है। तब फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ पता नहीं था, और वो दौर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला भी रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आमतौर पर ब्लाइंड लोगों से यही अपेक्षा की जाती है आज भी, और उन दिनों तो खैर ज्यादा, कि बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, म्यूजिक टीचर बन जाए, अच्छी सरकारी नौकरी हो, बस यही अपेक्षा की जाती थी। दूसरा कि साइंस और ब्लाइंड का तो दूर दूर का भी नाता नहीं था उस दौरान जी, खास करके बर्थ ब्लाइंड है उनका। तो मेरे लिए वो फ्रस्ट्रेशन भी था और एक चैलेंज भी था। फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पर एक ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे होम टाउन यानी गांधीधाम में ही, तो उससे मुलाकात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये स्पेशल कोर्स चल रहा है फिजियोथेरेपी का। वैसे तो देखिए 12th साइंस के बाद 4.5 साल का कोर्स है फॉर साइटेड पीपल, लेकिन हमारे लिए 10th के बाद 2 साल का सर्टिफिकेट उन दिनों हुआ करता था, वो था। तो उसके बारे में गाइडेंस, फिर मैंने वहां पर एडमिशन लिया फिजियोथेरेपी। ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन उस टाइम पे वहां पर ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन नाम था उस संस्था का, जो कि वस्त्रापुर नाम का इलाका है अहमदाबाद में, वहां पर स्थित है। अच्छा जी। तो सर इसकी वैल्यू उतनी ही थी जितनी साइटेड वालों की थी? हाँ जी, उन दिनों में भी और आज भी। और वहां पर क्या हुआ कि 2 साल का जो रेगुलर कोर्स है वो कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस कर सकता था कोई भी लीगली विजुअली इम्पेयर्ड। तो फिर क्या हुआ कि कुछ सालों बाद फिर वो कोर्स अपग्रेड हुआ, यानी 1 साल और बढ़ा, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ तालमेल करके, कोलैबोरेशन करके। अच्छा जी। तो वो भी मैंने कंप्लीट किया, और इस तरह से मेरा 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स हुआ फिजियोथेरेपी का, जिसकी वो लीगली वैलिड ही है। और अभी फिलहाल 2 कॉलेजेस चल रहे हैं, जो मेरा इंस्टीट्यूट है वहां पर भी चल रहा है 3 साल का डिप्लोमा, और अहमदाबाद में दूसरा नवरंगपुरा करके एक इलाका है, वहां पर भी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड है, और दोनों अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। और उन दिनों क्या हुआ करता था कि वहाँ कोर्सेज उस टाइम पे बहुत कम थे, जैसे कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन तो था ही नहीं, कंप्यूटर भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास उसका एक्सेस था, और हम लोग ब्रेल की मदद से, और हमारे पास जो रीडर्स आते थे पढ़ के सुनाते थे, उनकी मदद से, टेप रिकॉर्डर हुआ करता था उस टाइम पे। यस सर, आप कौन से सन की बात कर रहे हो, थोड़ा हमारे लिसनर्स को भी बताइए। मैं बात कर रहा हूँ ये 95 to 97 की, जिस दौरान मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था। अच्छा जी। उस दौरान की तकरीबन 25 साल पहले आपने ये कोर्स किया था? 25 साल पहले मैंने कोर्स किया ये। अच्छा जी। और फिर बाद में तो कंप्यूटर आए, स्मार्टफोन भी आए, ई बुक्स भी आए जी। तो टेक्नोलॉजी से अपनी जिंदगी और आसान हो गई, अब तो और आसान हो गई, और हमारा जो प्रोफेशनली जो हमारा नॉलेज है उसको अपग्रेड करने में भी बहुत ही आसानी है जी। आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल। तो चेतन जी, आपने अपना ये कोर्स पूरा करने के बाद सीधा ही अपना क्लिनिक खोला या कहीं पे आपने इंटर्नशिप भी की? हाँ जी, मैंने 1.5 साल तक इंटर्नशिप की। मैंने 1.5 साल तक एक जगह काम किया, प्राइवेट क्लिनिक में ही। हाँ जी। और उसके बाद 98 में, अक्टूबर 98 में अहमदाबाद में ही मेरे रेसिडेंस पर मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया। अच्छा जी। और फिर 2001 में मेरे पिताजी की रिटायरमेंट के बाद हमारे नेटिव प्लेस इधर आ गए, और तब से यहाँ पर गांधीधाम में मेरा क्लिनिक।
2001 से आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हो अपना? 2001 से। तो चेतन जी, शुरुआत में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों से? शुरुआत में जब मैं वहां पर काम कर रहा था प्राइवेट क्लिनिक में, वहां पर भी कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने मेरे प्रति अविश्वास व्यक्त किया कि ये ब्लाइंड है तो क्या कर पाएगा, ये कर पाएगा। तो हेजिटेंट थे। और दौरान मतलब जैसे हमारे सर थे वो भी कोऑपरेटिव थे, साइटेड थे, और वो समझाते थे कि हम लोगों जैसे ही पढ़ाई इन लोगों ने की है और कर सकते हैं। फिर क्या होता था, जो लोग हेजिटेंट थे, जो फर्स्ट टाइम मुझे रिजेक्ट कर चुके थे कि हम लोग आपसे नहीं कराएंगे करके, वो सामने से आके कहते थे कि आप हमारी एक्सरसाइज करवा दीजिए। और फिर तो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही एक आध बार को छोड़ के फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, लोग विश्वास करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने 2001 में गांधीधाम में खोला, तो इधर के लोगों के लिए तो आप बिल्कुल नए थे, तो इधर शुरुआत में आपकी क्लिनिक में कुछ प्रॉब्लम आई हो आपको? जी, वो क्या होता है कि वो शुरुआत में जो प्रॉब्लम आई तो मेनली वो विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं नया था यहाँ पर। अच्छा जी। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल मैं नया था। अच्छा तो जी। इस कारण स्वाभाविक है कि नए लोग पर, आज आपके शरीर की ट्रीटमेंट करवानी है तो नए लोग पर लोग विश्वास थोड़ा कम ही करेंगे। चाहे वो साइटेड हो तब भी कम करेंगे थोड़ा। जी। तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि डॉक्टर्स ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। फिर क्या होता है कि अगर पेशेंट एक बार आना शुरू होते हैं, डॉक्टर रेफर करते हैं तो वहां पर जाना ही है पेशेंट को। हाँ जी। और फिर क्या होता है कि एक पेशेंट को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फिर वो दूसरे अपने जो जान पहचान वाले हैं उसको बताते हैं। फिर तो क्या होता है कि डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट का खुद का रेफरेंस ज्यादा होता है जी। तो इस तरह से फिर काम आगे बढ़ता गया जी। तो सर, हमें आप बताओगे आप किस किस तरह का ट्रीटमेंट करते हो अपनी फिजियोथेरेपी में, और किस किस तरह की मशीनों का यूज करते हो? देखिए, फिजियोथेरेपी मेनली ऐसा होता है कि जिसमें हड्डियों से जुड़ी कुछ भी तकलीफ होती है या जोड़ों से जुड़ी, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स, ये सारी जो दिक्कतें होती है। ठीक है, इसमें नसों का भी आता होगा सर? हाँ जी, नसों का भी आता है। हाँ जी। तो इन सब से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ट्रीट करते हैं। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी हमारे जो मस्तिष्क और मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जैसे पैरालिसिस हुआ या फिर जैसे स्ट्रोक होता है, मतलब कि आधे हिस्से का पैरालिसिस होता है शरीर का। हाँ जी। फिर दूसरा कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कोई भी क्षति होने से जो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है उसमें लकवा मार जाता है, उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जैसे चेहरे पर कई बार क्या होता है कि कान के पीछे की नस पर कोई भी क्षति होने से हमारे चेहरे पर लकवा मार जाता है, उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर बच्चों में जन्म से ही कोई भी, कई बार क्या होता है, कई सारे कारणों से मस्तिष्क में या दिमाग में क्षति हो जाती है, इसके कारण पूरे शरीर में लकवा हो सकता है उसको। तो जन्म से पहले गर्भ में ही कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से ये होता है। और इसके अलावा जन्म लेते समय और जन्म के कुछ समय बाद भी इस तरह की क्षति हो सकती है, तो ऐसे बच्चों को भी ट्रीट करता हूँ। अच्छा। और जहाँ तक फिजियोथेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है उसका सवाल है, तो सबसे पहले तो होता है, मेनली हमारा फोकस होता है एक्सरसाइज, जिसके द्वारा हम अपने जो जॉइंट्स है या मांसपेशियां हैं अपनी, उन तक खून का दौरा ज्यादा से ज्यादा रहे, वो कोशिश करते हैं। इसके अलावा होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। उसमें क्या होता है कि हमारा खास करके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग ध्वनि तरंगे हैं या साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड जिसे बोला जा सकता है। साउंड होती है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। अच्छा जी। तो उसका उपयोग करते हैं। फिर अलग अलग तरह के विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं जिसे, रेडियो वेव्स की तरह के,
हाँ जी। तो उसका भी उपयोग किया जाता है। उसके लिए अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं, तो अच्छा वो जी। सब भी मेरे पास है और मैं उनका यूज भी कर रहा हूँ। वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग तरह से आप ट्रीटमेंट देते हो पेशेंट को? जी, कंडीशन वाइज अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। जी। तो सर जैसा हम सुनते हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, ये भी इसी में आता है या ये अलग चीज होती है? एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर अलग चीज होती है। वो एक हम्म। ट्रेडिशनल चाइनीज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो कही जा सकती है वो है। अच्छा हालांकि जी। वास्तव में इसके रूट्स तो भारत में है, केरला में। हम्म। केरला में कल्लरीपयट करके एक मार्शल आर्ट होता है, उसमें उसके रूट्स हैं। लेकिन अच्छा जी। फिजियोथेरेपी से ये कई मायनों में अलग है, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो एक मॉडर्न मेडिसिन, जिसको अच्छा कि जी। आमतौर पर एलोपैथी के नाम से जाना जाता है, उसी का एक हम्म। हिस्सा। अच्छा जी। हालांकि इसको एलोपैथी नहीं बोलना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन बोलना चाहिए, लेकिन आमतौर पर आम भाषा में इसको एलोपैथी ही बोलते हैं, जो आधुनिक चिकित्सा हाँ जी। पद्धति है इसको। इसीलिए डॉक्टर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को? जी, इसलिए सर्जरी के बाद भी रिकमेंड करते हैं। और कई मामलों में ऐसा होता है कि जैसे जोड़ों का दर्द या ऐसा कुछ होता है, आर्थराइटिस या संधिवात जैसे बोलते हैं, ऐसे हाँ मामलों में दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर फिजियोथेरेपी की भी सलाह देते हैं। जी। तो सर जैसा हमने सुना है, अपने को जो डिजीज है आरपी की, ये भी सुनते हैं कि एक किस्म की नसों की, नर्वस सिस्टम की डिजीज है। आप मानते जी, हो इसको? एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही है, नर्वस सिस्टम से हम्म। रिलेटेड डिसीज है। हाँ जी। क्योंकि हकीकत में क्या है, रेटिना क्या होता है कि एक तरह का पर्दा होता है, आंख हाँ का जी। स्क्रीन होता है जैसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ पैचेस होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि उसमें कुछ डिजनरेशन या हम्म। जो ह्रास होता है, हम अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी में, तो उसका नाश हाँ जी। होना उसकी कोशिकाओं का। और क्या होता है कि कोशिकाओं के नष्ट होने के बाद शरीर खुद उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, और उस दौरान सूजन आती है जगह जगह, यानी अच्छा जी। ऐसा हो जाता है। और रेटिना की जो नॉर्मल पिगमेंटल लेयर है, पिगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उस लेयर में भी इसका असर होता है। इसके कारण पिगमेंटोसा बोलते हैं उसको, हम्म। ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि हमारी जो ऐसी कोशिकाएं, जो हमारे जो प्रकाश है, जो हमारा एक बिंब पड़ता है, उस प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो उन कोशिकाओं में भी उसका भी नाश होता है इसमें। तो वो आमतौर पर नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। हाँ जी। तो इसीलिए ये एक तरह का नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर कहा जा सकता है ये। तो चेतन जी, हमने सुना है, जैसे मुझे कई पेशेंट मिले हैं, मैंने खुद भी ट्राई किया एक्यूपंक्चर, जैसे नसें दबाते हैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है अपना नर्वस सिस्टम में, आंखों में। तो उससे थोड़ी ब्राइटनेस या हल्की चमक लगती है आंखों में। जी, तो आपने कभी फिजियोथेरेपी में आपने इसका कभी इस्तेमाल किया इसके ऊपर, अपने ऊपर? जी नहीं, फिजियोथेरेपी में तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि ये नसें जो है उसका लोकेशन ऐसा होता है कि उस पर कोई प्रेशर या कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक चीज है, मैंने काफी सारी जो बचपन में मुझ पर काफी सारे ऐसे ट्राई किए गए हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद है। एक बार मुझे एक्यूपंक्चर के लिए ले भी गए थे, जब मैं बहुत ही छोटा था, मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स से सुना था ऐसा। हाँ जी। तो एक ट्रीटमेंट की गई, लेकिन उसमें क्या होता है, देखिए कि कई बार हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन की मान्यताएं हैं और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, इन सब की मान्यताएं हैं, वो बहुत अलग पड़ती है। जी। तो यही ये चीज होती है। और जहां तक ब्राइटनेस बढ़ने का सवाल है, तो वो चीज मेरे साथ भी हुई है कई मामलों में। जैसे देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मुझे शुरू से ही फंक्शनल विजन तो नहीं था, लेकिन लाइट परसेप्शन तो था ही। धुंधली सी कुछ चीजें, जो बड़ी आकार की चीजें, वो कई बार धुंधली सी दिख भी जाती थी, बहुत धुंधली सी। और कई बार क्या होता था कि उसमें क्लियरिटी भी बढ़ती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती थी। लेकिन क्या होता है, देखिए कि ये एक प्रोसेस होता है, जैसे ग्रोइंग प्रोसेस है। बचपन से युवा अवस्था में जब आते हैं, उस दौरान हमारा शरीर बढ़ता है,
तो उस दौरान इस तरह के कुछ क्षण आते हैं जिसमें इस तरह के चेंजेस जो कि हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। जी। जैसे कुछ मान लीजिए 2 चीजें हैं, अगर अच्छे प्रकाश में देखी जाए बहुत ध्यान से, तो उनमें कलर का भी डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चलता था, अच्छे से नहीं, लेकिन जो 1 नंबर की चीज है वो दूसरे नंबर से ज्यादा लाइट है या ज्यादा डार्क है, उतना पता कुछ टाइम के लिए चलता था। लेकिन वो क्या है, स्टेबल नहीं रहता है वो चीज, वो घटता बढ़ता रहता है बचपन से किशोर अवस्था और किशोर अवस्था से युवा अवस्था होने तक। बाद में तो ये आरती ही है, तो वो चीज कम ही होनी है। हाँ जी। तो बस इस तरह की बातें होती है। मेरा जो एक्यूपंक्चर, जो एक्यूप्रेशर से जो कह रहे हो कि ब्राइटनेस बढ़ती है, वो टेम्परेरी मानते हो उसको आप? हाँ जी। एक बार ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा आंखों में तो थोड़ा ब्राइटनेस लगी, और फिर वो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है आमतौर पे। पर लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई पेशेंट लगातार इसको कराता रहे डेली बेस पे या वीकली बेस पे, तो क्या वो उसका विजन को अपना स्टेबल कर सकता है? जी, शुरुआत में उसको ऐसा लगेगा कि स्टेबल हो रहा है ये है, लेकिन वो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेगा। अच्छा जी। इसके 2 चीजें होती है इसमें, कि ये जो मैंने बताया कि उसमें स्टेबिलिटी या ब्राइटनेस बढ़ सकती है, वो सिर्फ बचपन में और किशोर अवस्था में ही। अच्छा जी। ठीक है, वो भी टेम्पररी होता है। और युवा अवस्था में अगर बढ़ती है, या फिर अपना जो मिडिल एज कहा जा सकता है, उसमें जो भी कुछ बढ़ोतरी हमें देखी जाती है, वो कई बार मनोवैज्ञानिक होती है। अच्छा जी। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, हमारे ये अपना मेडिकल रिसर्च में एक शब्द है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए, एक ट्रीटमेंट मुझे दी जाती है मान लीजिए, ठीक है, और आपको भी दी जाती है, आपको सही ट्रीटमेंट दी गई, और मुझे ऐसा बताया गया कि आपको ये ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर गोली, मान लीजिए एक टैबलेट आपको दी गई। हाँ जी। और मुझे वही टैबलेट बताकर शुगर की टैबलेट दी गई, ठीक है, तो भी मैं अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट महसूस करूंगा। अच्छा, जो कि वास्तविक नहीं होती है। नहीं होती, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ये किस्म का। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इसमें। अच्छा जी। तो सर, जैसे अगर कोई कराना चाहे एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर कुछ भी, तो कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है उसको, वीकली बेस पे या डेली बेस पे करे डेली? एक्यूपंक्चर का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा जी। एक्यूप्रेशर अगर कोई करना चाहे तो सीख के भी कर सकता है। एक्यूपंक्चर का भी वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट होता है, उसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो रिस्क फैक्टर होती है, सुई चुभोने का जो रिस्क रहता है इन्फेक्शन वगैरह का, उससे कई बार थेरेपिस्ट अनजान होते हैं, तो वो एक रिस्क रह सकता है। तो अगर अच्छा थेरेपिस्ट जो कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी जानता है, उससे एक्यूपंक्चर लेने में भी कोई नुकसान नहीं है, और एक्यूप्रेशर तो लगातार लेने से भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, एक्यूप्रेशर हम डेली ले सकते हैं? डेली ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कुछ साइड इफेक्ट नहीं। एक सर, जैसे आपने बताया था अभी कि आप नर्वस सिस्टम का भी करते हो पैरालिसिस में और में, तो उसमें किस तरीके से करते हो? उसमें शायद आप नसों का ही करते होंगे? जी नहीं, उसमें क्या है कि एक एक्सरसाइज ही मेन होती है। एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो नसें हैं, या हमारे जो नसें एक्चुअली क्या होती है पैरालिसिस में, कि हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्षति होती है, या फिर नसों में क्षति होती है। नसें क्या होती है कि जो मस्तिष्क से हमारे अंगों तक संदेश लेके आती है, और हमारे अंगों से मस्तिष्क तक संदेश लेके जाती है। तो हमें क्या करना है कि उसको स्टिमुलेट करना है, यानी आपका जो, मान लीजिए आपका हाथ नहीं उठ रहा है, तो उसको बार बार उठाएं, तो वहां से मस्तिष्क की ओर संकेत जाएंगे, और मस्तिष्क को फिर से हम ट्रेन करेंगे कि आप हाथ उठाओ ऐसा करके। तो इसलिए एक्सरसाइज कराते हैं, और अच्छा
और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं, जो मैसेजेस आते जाते हैं वो। तो अच्छा कई बार हम लोग मशीन की मदद से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरह तो से। सर ऐसे सिग्नल आंखों के लिए नहीं हो सकते अपनी? नहीं, आंखों के लिए नहीं हो सकता, ये हमारे मांसपेशियों के लिए होते हैं। अच्छा जी। हाँ, आंखों में ये काम नहीं करेगा अपने रेटिना प्रॉब्लम है? नहीं, रेटिना प्रॉब्लम में काम नहीं करेगा ये। क्योंकि इसमें अपना रेटिना ही खराब हो चुका है पूरा। रेटिना ही खराब हो चुका है, पूरी तरह से खराब है, तो उसमें असर नहीं करेगा। और दूसरा क्या, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, क्योंकि आंखें जो है बहुत ही नाजुक होती हैं, जिनमें तरल पदार्थ भी काफी मात्रा में होता है। तो कई बार हमारे ऐसे अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैंने फेसबुक पे मेरी काफ़ी पेशेंट से बात हुई है जो इसे कर रहे हैं यूज़, और वो बताते हैं कि उनको ब्राइटनेस है। ये तो नहीं बोलते वो क्योर हो गए आरपी से, बस वही जो एक्यूपेंचर वाले बोलते हैं कि वो करते हैं तो उनको थोड़ी आंखों में ब्राइटनेस लगती है जी। या थोड़ी आंखों में ब्राइटनेस लगती है और थोड़ा उनको रिलैक्स फील होता है आंखों के अंदर जी। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, वो कैसे उनको होता होगा? वो जैसे मैंने बताया, कई बार क्या होता है कि वैसे भी देखिए कि इसमें आरपी में आमतौर पर ज्यादातर केसेस में क्या होता है, देखिए कि एक तो रिपेयर प्रोसेस होता है। हाँ जी। तो उस दौरान हालांकि रिपेयर नहीं हो पाता है, लेकिन नेचर कोशिश करता है रिपेयर की। तो उस दौरान थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें ब्राइटनेस वैसे भी थोड़ा बढ़ना और घटना, ऐसा हो सकता है। अच्छा। और उसमें मुख्यतः जो बात होती है वो जैसे मैंने बताया प्लेसिबो, अर्थात मनोवैज्ञानिक जो होता है, ठीक है। तो यूं समझिए कि 90% से ज्यादा ये मनोवैज्ञानिक होता है, और 5-10% क्या होता है कि वो टेम्परेरी एक फेज होता है, कि जैसे मान लीजिए अभी ये एक स्टेज आया कि जिसमें ये कोशिकाएं नष्ट हुई और उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर सूजन आई, तो सूजन आई और कोशिकाओं को दबाया, फिर सूजन उतर गई तो जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। आमतौर पर जोड़ों के दर्द में भी इस तरह की कंडीशंस होती है। अच्छा जी। लेकिन फिर क्या है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो क्या होता है, तो पेशेंट उसी को समझता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, वो फिर वापस जाने वाला है, क्योंकि दूसरी कोशिकाएं भी नष्ट वो सूजन उतरी, उसकी वजह से वो आया थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसको। हाँ, वो भी 10% यूं समझिए ये कारण है, 90% प्लेसिबो इफेक्ट है जी। और एक सर ये भी जानना चाहेंगे हम, फिजियोथेरेपी जैसे आपने कोर्स किया था, उधर आंखों का भी कुछ बताया गया था आपको, या उसमें आंखों का कुछ है ही नहीं फिजियोथेरेपी के अंदर? नहीं, फिजियोथेरेपी में आंखों का और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, कई बार जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि चेहरे में लकवा मार सकता है, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस नहीं लेकिन पालसी बोलते हैं। हाँ जी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो ठीक से बंद नहीं हो पाती है। हाँ जी। तो और आंखों में से पानी गिरता है, ये सब होता है। फिर उस चीज को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आंखों पर बाहर से दिया जाता है, आंख पे, एग्जैक्ट आंख पे नहीं, आंख की साइड में दिया जाता है। साइड में? तो आंख और कान के बीच में? जी। तो उस तरह से आंखों पर और ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, आंखों के ऊपरी हिस्से में, आईब्रो और उससे नीचे भी। तो वहां पर आंखों पे नहीं देते आप लोग? एग्जैक्ट आंखों पे, आईलिड पर नहीं देते। हाँ जी। तो ये सब आंखें ठीक से बंद हो सके, आंखों के बाहरी मसल्स हैं उनके लिए होता है। अंदरूनी जो चीजें हैं, जैसे आंखों में कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है, उन चीजों के लिए फिजियोथेरेपी कोई यूजफुल नहीं है। और आप ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी इसमें यूजफुल नहीं मानते, बल्कि आप रिस्क मानते हो आंखों पे यूज करना इनको? जी, रिस्क मानता हूं मैं। हाँ जी। तो सर हमारे लिसनर को कुछ आप टिप्स देना चाहोगे आंखों के लिए? हाँ जी। उन्हें क्या करना चाहिए जिनसे उनका विजन स्टेबल रहे, एटलीस्ट स्टेबल नहीं तो उनका प्रोग्रेशन थोड़ा डिले रहे? जी, ऐसा जरूर कुछ बातें ऐसी है कि जिस वजह से जो डिले होता है उसको थोड़ा बहुत स्लो किया जा सकता है। हाँ जी। उसमें सबसे पहले तो आंखों को स्वच्छ रखें। आप जैसे पानी से धीरे धीरे आंख को धोए, दिन में 2 बार 3 बार एटलीस्ट।
और बहुत झटके मारकर, जैसे कई बार कई लोगों की आदत होती है कि पानी को एकदम से जोर से छिड़कते हैं आंखों पर, ऐसा ना करें। धीरे धीरे उसको साफ करें, साफ रखें। इसके अलावा योगा, प्राणायाम और योग जो आसन है हमारे, उससे भी इसमें फायदा होता है। फायदा मतलब ये कि आंखों को रिलैक्सेशन, और अदरवाइज आरपी को छोड़ देते हैं, वैसे हमारे आंखों की हेल्थ अच्छी रहती है। और वैसे अच्छी रहने से क्या होता है कि आरपी भी अपना प्रभाव ये बढ़ाने से थोड़ा बहुत डरता है जी, थोड़ा उसका प्रोग्रेशन डिले हो सकता है उससे, और दूसरी बात ये होती है कि योगा में भी सिखाई जाती है, हालांकि आंखों की एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे कि हमारे आई बॉल को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना, फिर साइड में करना, फिर ऑब्लिक डायरेक्शन में करना, फिर आंखों को ऐसे गोल घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उस तरह की काफी एक्सरसाइजेस हैं जो हेल्पफुल रहती हैं। क्योर नहीं है, लेकिन हेल्पफुल जरूर रहेगी जी। और दूसरी बात है कि जहां पर भी संभव हो आप देखने की कोशिश करें, आंखों को यूज करने की कोशिश करें जी। तो उससे भी मतलब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर काम है आपको करना है, जो अदरवाइज आप सुन के या हाथ से छू के करते हैं, और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो उसको देख कर करें जी। ठीक है। और अगर आपके पास समय की पाबंदी है तो ऑब्वियसली आपको देखना छोड़कर, जैसे मैं भी लाइट परसेप्शन है तो लाइट देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए। तो चेतन जी, इसमें भी दो मतभेद होते हैं। एक ऐसा कहते हैं लोग कि आपको लाइट या इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, ब्राइट लाइट की तरफ, इससे आपकी आंखें जल्दी डिजनेट होंगी जी। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी आंखों को यूज करो, जितना देख सकते हो एटलीस्ट उतना देखो, ताकि वो आपके सेल एक्टिवेट बने रहे, काम करते रहे सेल। तो आप इन दोनों में से कौन सा सही मानते हो? जो दूसरा आपने बताया कि आप देखते रहें, ठीक है। हाँ, पहले वाला जो मत है वो कहाँ ठीक है कि आप बहुत ही ब्राइट लाइट को ना देखें, जैसे सूरज के सामने देखना जी, ठीक है। तो वो सब आप अवॉइड करें। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन को कम ही देखें, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन को आप देखना बंद ना करें, ठीक है, लेकिन जो आंखों को सूट करे ऐसे आप ब्राइटनेस लेवल वही रखें, ठीक है। और तब आप ये अपना स्क्रीन देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन आरपी के पेशेंट्स ही नहीं, मैं नॉर्मल लोगों को भी यही सलाह देता हूं कि उसका इस्तेमाल कम करें। अच्छा जी। तो जो दूसरे वाला आपने बताया कि वो आप अपनी आंखों से जो आप देख सकते हो वो जरूर देखें, तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है। अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है शरीर के बारे में, यूज इट और लूज इट। यानी आप जिस चीज को इस्तेमाल ही नहीं करोगे उस चीज को आप गंवाने वाले हैं, और जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो बनी रहती है, डेवलप होती है या फिर बनी रहती है। तो इसलिए इसका यूज करना जरूरी है। हाँ, एक चीज अवश्य मैं कहूंगा कि इसको स्ट्रेन नहीं दीजिए। आप जैसे देखिए, मान लीजिए आप आर्म्स को बढ़ाने के लिए आप आर्म जो है आपके हाथ, ठीक है, उसको सुडौल बनाने के लिए आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीज आपकी मांसपेशियों को नुकसान ही करने वाली है। अच्छा, तो हमारी आंखों के साथ भी यही है। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने आंखों के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, यहाँ सर मार्केट में काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट है जो कहते हैं कि हम आंखें के ठीक कर देंगे, हम इतना % इम्प्रूवमेंट दे देंगे, और भी कई तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, और स्टेम सेल में भी आपको पता है यहाँ रिसर्च भी चल रही है आरपी को लेकर। तो आप आगे क्या देखते हो? स्टेम सेल्स एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, उस पर कोई सक्सेस आरपी के मामले में अभी तक नहीं मिला है, लेकिन काम चल रहा है और हो सकता है आने वाले सालों में उसमें कुछ सफलता मिले। और जो मार्केट में सर अभी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास आरपी का ट्रीटमेंट है,
उनके साथ कैसे डील करे आरपी पेशेंट? उनको बस दवा है तो आप अपने पास रखिए, ठीक है, इसी तरह से डील करें। उनसे उनसे फायदा जरूर होता है, लेकिन वो दावा करने वालों को होता है, हमें नहीं। तो बस उसी पर, उन पर ज्यादा विश्वास न करें, और कुछ भी इस तरह का सुनने में आए तो वो सही है या मतलब सही नहीं है, वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन को तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए क्या करना है कि आपको अपने एक विश्वसनीय जो है आपका, उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के, उस आई स्पेशलिस्ट के संपर्क में हमेशा रहना है। और जो भी आप सुने और जो भी आप जहां भी जाना चाहे उनसे पूछ कर ही जाएं, ठीक है। और वो अगर ना बोलते हैं तो नहीं जाइए, अपने रिसोर्सेज गवाइए नहीं उनके पीछे। मतलब फेक ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़े, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। बिल्कुल जी चेतन जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने हमारे इस शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप जाते जाते हमारे लिसनर को कुछ संदेश देना चाहोगे, उन्हें मोटिवेशन करना चाहोगे आरपी को लेकर? जी, मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा जी, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर आरपी के केसेस में ऐसा होता है कि विजन धीरे धीरे जाता है जी। और मैं कुछ अपनी ही भी बात बताऊंगा इसमें। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो कॉन्जेनाइटली ब्लाइंड या जन्म से ही दृष्टिहीन है, उनको दृष्टिहीनता से कोप अप करना आसान इसलिए होता है कि उनको कोई ऐसे डिप्रेशन वगैरह होने के वो नहीं होता है, क्योंकि वो शुरू से ही इस चीज के आदी होते हैं जी। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी साइटेड लोगों के साथ हुई, और वो क्या करते हैं और मैं कहाँ पीछे रहता हूँ वो मुझे मालूम है। तो इसलिए कुछ फेज ऐसे भी आए जिसमें मुझे विजन की कमी काफी महसूस हुई। जैसे आमतौर पर न्यूली ब्लाइंड जो कहे जा सकते हैं उनको होता है, वैसे ही। तो मैंने भी वही किया, और आपके लिए भी मैं वही कहने को सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, पीछे देखकर आदमी आगे नहीं चल सकता। कोई भी हमें आगे बढ़ना है तो हमें आगे देखकर बढ़ना होगा, पीछे की और नहीं। पीछे की हमारी जो लाइफ थी, जो विजन था, वो ठीक है, अपनी जगह था, लेकिन आगे हमें अगर भी करना है तो इस परिस्थिति को स्वीकार करना होगा और नए नए तरीकों को अपनाना होगा। हमारे जो चाहे जो भी जीवन में सामाजिक उद्देश्य हो, प्रोफेशनल उद्देश्य हो, जो भी अपने उद्देश्य, हम जो भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम उसको पूरा करने के लिए और तरीके निकाले। जैसे मैंने मेडिकल साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, तो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई मैंने इस तरह से की, ठीक है। अगर मैं बैठ रहा होता कि हाय रे, मैं तो अभी अभागा हूँ, या फिर इस तरह की बातें, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। अगर हमें परिस्थिति को स्वीकार करना है और बस जो नहीं है वो प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी है सही अवसर की, और जो है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। हाँ जी, ठीक है। आपकी सुनने की क्षमता अच्छी है, आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। आपको स्पर्श की क्षमता अच्छी है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा, बल्कि उसको और विकास में लाएं, उसको और बढ़ाएं जी। ठीक है। और नई टेक्नोलॉजी, मैं खास ये कहना चाहूंगा कि नई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ पुरानी टेक्नोलॉजी है जैसे ब्रेल है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करें। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा आधारित न रहें, क्योंकि देखिए नई टेक्नोलॉजी है वो सुनने पे ज्यादा आधारित जी, और हमारे कान पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन न पड़ने दें, और जहां संभव हो वहां ब्रेल का इस्तेमाल करें, ब्रेल भी सीखें जी। और एक बहुत ही अजीब सी और डाइजेस्ट करने में थोड़ी कठिन लगे ऐसी मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जी। लोग बोलते हैं आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। मैं ये बोलता हूँ कि आप नेगेटिव भी सोचिए, उसको एक दिशा पॉजिटिव दीजिए। जैसा कि लुई ब्रेल को एक बात खटकी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उस नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचार उनके मन में आया कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, तो उसको एक पॉजिटिव दिशा दी और ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो हम भी नेगेटिव एटीट्यूड न रखें,
नेगेटिव जो हमें विचार आते हैं उसको एक पॉजिटिव दिशा दें। और दूसरी एक बात जी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम दूसरों से इंफीरियर हैं, मतलब नीचे हैं, उतरते हुए हैं, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स अपने मन में न रखें जी। लेकिन साथ ही साथ मैंने स्पेशल स्कूल्स में कहीं काफी जगह देखा है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या लघुता ग्रंथि को हटाने की कोशिश में लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात हम ही सब कुछ हैं और हम जो कर रहे हैं वो काफी अच्छा है, तो उस चीज से भी बचने की जरूरत है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रखें, लेकिन थोड़ी सी फीलिंग इंफीरियरिटी उस हद तक रखें बिल्कुल कि आप थोड़े से डाउन है और आपको अप आने की कोशिश करनी है। जी, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, राइट? हाँ जी, जी। तो बस मैं वही कहना चाहूंगा कि नेगेटिव एटीट्यूड ना रखें, लेकिन थोड़ी सी इंफीरियरिटी उस लेवल तक रखें कि आप और आगे जाना चाहें और आगे की प्रेरणा आपको मिलती रहे, और जरूर आप आगे जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। जी जरूर। कोई अपने आप में हिम्मत रखे, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़कर जो आपके पास है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, और अपने को किसी से कम ना समझे, किसी से कम ना समझें, और अपने आप को टॉप पे ना समझें। जी, कम तो नहीं समझना है, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं जितना करता था, मतलब कर सकता था, मैंने काफी कुछ किया, ठीक है, अब इतना तो कोई नहीं कर सकता, वो चीज छोड़ देना जी, कि आपको जो करना चाहते थे वो अभी बाकी है करना, और आपको और मेहनत करनी है। जी चेतन जी। टॉप पे समझता है कि मैं हिल जो एक पर्वत है उसके टॉप पे हूँ, तो उसको नीचे ही आना होता है, इसलिए टॉप से हमेशा अपने आप को एक कदम नीचे समझें और टॉप पे जाने की कोशिश करें। जी जी चेतन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर हमें आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके और अपने विचारों को शेयर करके, और फिर से एक बार आपको और रेडियो उड़ान को इस बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए जो आपका कार्य है उसके लिए मैं फिर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेतन जी। तो फ्रेंड्स, ये थे चेतन जी। कैसा लगा आपको इनसे मिलकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम है लाइव गोज ऑन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।